बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है द नीड फॉर कस्टमर सर्विस एंड वैल्यू फॉर मनी आउटकम्स। जब आप वैल्यू ऑफ मनी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टमर सर्विसेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कस्टमर सर्विसेज क्या होती है कि आंसर द टेलीफोन एंड रिस्पॉन्ड टू ईमेल। आपको कोई फ़ोन आता है तो आप प्रॉपरली उसको जो आप दें उसको वेलकम करें और पोलाइटली जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करें। ईमेल आती है तो उसको टाइमली रिस्पॉन्स दें, एक्नॉलेजमेंट करें। डू नॉट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, कोई झूठे वादे ना करें, जो आप फुलफ़िल कर सकते हैं कस्टमर से सिर्फ उतनी कमिटमेंट करें। डू व्हाट यू से यू विल डू, जो आपने कहा है उसको पूरा करें। डिलीवर गुड एंड बैड न्यूज़ ऑनेस्टली, जो भी इंफॉर्मेशन है वो ठीक है या गलत है उसको ऑनेस्टली दें, उसमें कुछ मैनिपुलेशन ना करें, कोई नमक मिर्च लगा के उसको आगे ना दें। इनकरेज फीडबैक, कस्टमर से हमेशा फीडबैक के लिए उसको इनकरेज करें कि हमें बहुत खुशी होती है। ज़्यादा कस्टमर हमेशा कुछ नुक्स निकालेगा, कुछ क्रिटिसाइज़ करेगा, तो उसको वेलकम करें कि बिल्कुल हमें आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को ठीक कर सकें। एम टू रिजॉल्व कंप्लेंट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, कंप्लेंट जितनी भी है उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रिजॉल्व करें। ऑलवेज बी हेल्पफुल एंड अपीयर विलिंग, हमेशा अपने कस्टमर की मदद के लिए हाजिर रहें और उनको ऐसा महसूस हो कि आप उन्हीं के लिए बैठे हुए हैं। ये कस्टमर सर्विसेज के कुछ बेसिक एथिक्स हैं कि आपने किस तरह से कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है। अब कस्टमर सर्विसेज से मुराद ये नहीं होता कि वो जो एक डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी में होता है कि जी ये कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट होता है। तो अब वो जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो समझते हैं जो कस्टमर सर्विसेज है वो इन्हीं की ड्यूटी है, तो कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट को रेफ़र कर देते हैं कि जी ये कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट है, तो आपने जो भी कंप्लेंट है इधर आप बताएं इनको। तो ये गलत कंसेप्ट है। जो भी लोग काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब कस्टमर सर्विसेज के लिए बैठे होते हैं और उनको इन सब चीज़ों के ऊपर जो मैंने पीछे बताई हैं कि आपने किस तरह से कस्टमर सर्विसेज में बिहेव करना है, उनको इन चीज़ों के ऊपर कमांड होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली उनको एक्ट करना चाहिए। अब आते हैं प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट की तरफ, जो हमारा टॉपिक है कि जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि दो तरह के कस्टमर होते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए। नंबर 1 इंटरनल कस्टमर, नंबर 2 एक्सटर्नल कस्टमर। इंटरनल में आपके वो सब लोग जो आपको रिक्विजिशन दे रहे होते हैं, जो जिनकी नीड्स को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट फुलफिल कर रहा होता है, वो आपके कस्टमर हैं। और नंबर 2 आपके वेंडर, आपके कस्टमर हैं जिनसे आपने प्रोक्योर करना है, जिनके साथ आपने रिलेशनशिप में जाना है, जिनसे आपने रिक्वायरमेंट टाइमली पूरी करनी है, प्राइस में कुछ डिस्काउंट लेना है। तो ये सब उसी वक्त पॉसिबल है जब आपकी कस्टमर सर्विसेज बेहतर हों। सॉरी, एक और बात मैं, चूँकि ये कंटिन्यूशन होती है पिछले लेक्चर्स की, तो फिर आज बता दूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको रिमाइंड करवाता रहूँ कि जो टॉपिक चल रहा है वो है कि जब हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को बनाएंगे या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को बनाएंगे तो उसमें किन चीज़ों को हम देखेंगे। उसमें स्टार्ट में हमने देखा था कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए मैनुअल होना चाहिए, फिर पॉलिसी आएगी, फिर प्रोसीजर बनेंगे काम करने के लिए, और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन थी कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। जो 7 स्ट्रक्चर थे उनमें से आप एक स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। फिर रेपो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि रेपुटेशन किस तरह से बिल्ड करते हैं आप, और अगर नहीं करते तो क्या नुकसान हो सकते हैं। तो जब आप डिपार्टमेंट बना लेंगे, उसकी पॉलिसी प्रोसीजर डिसाइड कर लेंगे, स्ट्रक्चर डिसाइड कर लेंगे, तो उसके बाद जो सिलेक्शन होगी प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल्स की, उसमें रेपो को किस तरह से बिल्ड करना चाहिए ताकि वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर से जो उनकी ज़रूरियात की कोई डिस्कशन है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफ़िल कर सकें।
तो उसी की कंटिन्यूशन में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कस्टमर सर्विसेज। अब कस्टमर सर्विसेज लीड करता है वैल्यू ऑफ मनी की तरफ। वैल्यू ऑफ मनी आप प्रोक्योरमेंट में उसी वक्त अचीव कर सकते हैं जब आपकी गुड कस्टमर सर्विसेज की एबिलिटी हो। किस तरह से, इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इजी वे में समझा सकूँ। जब आप किसी की बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, तो वहाँ पे आपकी गुड रिप्यूट बनती है। अब बेसिक नीड्स को किस तरह से आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पर एक पिरामिड बना हुआ है। ये नीड्स की हायरार्की है कि नीड्स किस तरह से बनती हैं, पैदा होती हैं और किस तरह से उनकी हायरार्की फिर आगे डेवलप होती है। बेसिक नीड्स होती हैं बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड आपकी बहुत ही ज़रूरी, जो आपको हर हाल में और सबसे स्टार्ट में चाहिए होती हैं। इनमें आपको बेसिक लाइफ की नीड, जैसे कि आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, कुछ शेल्टर चाहिए, घर चाहिए, छत चाहिए, कुछ गर्म या ठंडा मौसम के हिसाब से एनवायरनमेंट चाहिए, आपको सेक्स चाहिए, स्लीप चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता, जिसको आपने हर हाल में अपने 24 आवर की जो आपकी ज़िंदगी है उसके अंदर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर बोल देता हूँ कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइफ को गुजारने के लिए, हवा है, खाना है, पानी है, शेल्टर है, वर्क है, गर्म ठंडा एनवायरनमेंट है, सेक्स है एंड स्लीप है। तो ये सब चीज़ें आपको हर हाल में 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये नीड्स आपकी पूरी हो रही हैं तो ये वो बेसिक नीड्स हैं जो आपने हर हाल में अचीव करनी है, जिनको हर हाल में पूरा होना चाहिए। जब ये बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट जो प्रेफरेंस आती है कि वो सेफ्टी नीड्स की तरफ आती है। सेफ्टी नीड में प्रोटेक्शन हो सकती है, सिक्योरिटी हो सकती है, लॉ के मुताबिक जो ज़िंदगी गुजर रही होती है वो हो सकती है, लिमिट्स, स्टेबिलिटी हो सकती है लाइफ की। तो ये फिर नेक्स्ट, जब आपकी बायोलॉजिकल और फिज़िकल नीड्स पूरी होती हैं तो फिर नेक्स्ट नीड आपकी जो पैदा होती है वो सेफ्टी के मतलब नीड्स होती है। और जब सेफ्टी नीड्स भी आपकी फुलफ़िल हो जाती है, फिर आपका बिलोंगिंग एंड लव नीड्स पूरी होती हैं। लव नीड्स में आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप है, वर्क प्लेस पे जो आपके कोलीग्स होते हैं वो हैं। तो ये आपकी बिलोंगिंग एंड लव नीड्स हैं। ये फिर थर्ड स्टेज के ऊपर आपको ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपकी बायोलॉजिकल और फिज़िकल नीड्स पूरी नहीं हो रही तो आपको सेफ्टी नीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ऊपर जितनी भी नीड्स हैं वो फिर ज़ीरो हो जाती हैं। आपको सिर्फ बायोलॉजिकल नीड्स की फ़िक्र होती है कि कम से कम ये जो रिक्वायरमेंट है ये मेरी पूरी हो जानी चाहिए, बाकी मैं बाद में देखूँगा। जब ये पूरी होती हैं तो फिर सेफ्टी नीड्स की तरफ आपका ध्यान जाता है। वहाँ पे सेफ्टी नीड्स पूरी होती हैं तो फिर बिलोंगिंग नीड पूरी होती हैं, जिनमें लव एंड लोगों से जो केयरिंग और लविंग एटीट्यूड होता है, जो एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फैमिली है, फ्रेंड है, कोलीग्स हैं, इनकी रिलेशनशिप वगैरह वो पैदा होती है। जब ये चीज़ें पूरी होती हैं तो फिर आपकी एस्टीम नीड पूरी की तरफ आपका नेक्स्ट जो लेवल जाता है। एस्टीम नीड में आता है कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी रेपुटेशन किस तरह की है, आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फिर बंदा थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा ताकतवर, थोड़ा उसमें वो रूडनेस आ जाती है कि मैं कुछ हूँ। तो वो जो कुछ होता है वो उसका स्टेटस होता है, उसका रुतबा, उसका मर्तबा, उसकी जाहो जलाल। तो फिर वो इस जगह पे खड़ा होता है। और लेकिन ये लेवल उस वक्त उसकी रिक्वायरमेंट होती है जब इन तीन की नीड्स को वो फुलफ़िल कर चुका होता है, हासिल कर चुका होता है। तो अब उसका स्टेटस की तरफ ध्यान जाता है कि ये जो मेरी नीड है ये फुलफ़िल होनी चाहिए। जब स्टेटस की नीड भी पूरी होती है तो फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज आती है, जहाँ पे पर्सनल ग्रोथ की फुलफिलमेंट और एक
इंटायर सेटिस्फेक्शन होती है कि उसको पता होता है कि अब मरने तक तो बहुत कुछ पड़ा है, तो शायद आइंदा मेरी 7 नस्लें भी जो हैं वो भूखी ना मरे, इतना कुछ पड़ा है। तो वहाँ पे एक फिर फाइनली उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे वो खुद ही को समझता है, फिर वो रियलाइज़ करता है कि यार बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब तो कोई कमी नहीं है, कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि जो मुझे हासिल करने की ज़रूरत है। तो फिर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज है। अच्छा, अब ये नीड्स की हायरार्की है, तो हम चूँकि डिस्कस कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट को, तो आप समझ लें कि जो फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। जब भी हम डिपार्टमेंट को फॉर्मुलेट करेंगे तो डिपार्टमेंट के लिए बेसिक चीज़ों की क्या ज़रूरत होगी कि आपको कुछ एनवायरनमेंट अच्छी चाहिए, एयर चाहिए, फूड चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी डिपार्टमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए। जब ये बेसिक आप नीड्स को फुलफ़िल कर लेते हैं, और ये आप इसको प्रोक्योरमेंट से लिंक ना रखें, आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर जाएंगे तो हर डिपार्टमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए जिन चीज़ों की नीड्स पैदा होंगी, क्योंकि नीड्स होंगी तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट चलेगा, अगर नीड्स नहीं होगी तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट बेसिकली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाया जाता है कि ये कंपनी है, इसमें इतने लोग हैं और इन लोगों ने ये काम करना है, और उस काम को करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो जो ज़रूरत है वो कहाँ से पैदा होगी? वो जब डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, जब कंपनी को बनाया जाएगा तो फिर ज़रूरत शुरू होगी। अब वो जो ज़रूरत शुरू होगी, जिसको हम नीड्स कह रहे हैं, तो वो बेसिक नीड्स क्या होंगे किसी कंपनी के लिए कि वहाँ पर एनवायरनमेंट प्रॉपर हो, जहाँ यानी कि गर्मियों में कुछ ठंड हो, सर्दियों में कुछ गर्म माहौल हो, क्लीन एयर हो, फूड हो, वाटर हो। तो ये सब चीज़ें, जैसे लोग घरों में बेशक टैप वाटर पी रहे हों, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस में जाएगा तो वो कहेगा जी मिनरल वाटर होना चाहिए, ये पानी तो ख़राब पानी है, ये तो एम्प्लॉयज़ के लिए ठीक नहीं है। तो अब ये जो फिर वो प्यूरिफाइड वाटर जब वहाँ पे रखा जाता है, तो इसलिए रखा जाता है कि लोगों की नीड्स को फुलफ़िल किया जाए और बेस्ट वे में फुलफ़िल किया जाए। तो बेसिक जो नीड्स होंगी, जब ये फुलफ़िल होंगी तो फिर नेक्स्ट लेवल पे कंपनी उनको लेके जाएगी कि हमें एम्प्लॉयज़ की प्रोटेक्शन चाहिए, उनकी सिक्योरिटी चाहिए, उनको लॉ के मुताबिक काम करने की सहूलत होनी चाहिए कि अगर कोई किसी बंदे को निकालना है तो उसको प्रॉपर नोटिस देना चाहिए। ये लॉ हो सकता है, जो भी जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर कंडीशन होंगी तो वो लॉ हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी और लॉ जो है ये फिर डिपार्टमेंट को फॉर्मुलेट करने की सेकंड जो नीड्स है उसमें होगी। जब ये भी फुलफ़िल हो जाएगी तो फिर हम थर्ड लेवल पे जाएंगे कि अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अब हमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जैसे हमने जो पीछे हायरार्की में देखा कि जी फैमिली, फ्रेंड और रिलेशनशिप, तो इसको आप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट कह लें, जो आपने अपने सप्लायर से रखनी है, वेंडर से रखनी है। तो फिर आपको इस नीड्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा। जब आप रिलेशनशिप को फुलफ़िल करेंगे तो नेक्स्ट उसके फिर आपका स्टेटस की नीड्स का टाइम आएगा कि अब कुछ स्टेटस होना चाहिए, बंदा ये सब नीड्स उसकी पूरी हो गई हैं और नेक्स्ट उसका स्टेटस क्या है। तो स्टेटस के लिए वो फिर अपनी नीड्स को डिफ़ाइन करेगा, और जब स्टेटस फुलफ़िल कर लेगा तो फिर वो फाइनली एक सेटिस्फाइड पोजीशन के ऊपर कहीं पे मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जीएम कुछ बन के तो एक सुकून से बैठा होगा और मुतमईन होगा कि मैंने पीछे जितनी स्ट्रगल की है, जो लाइफ गुजारी है, जिस से गुज़र के आया हूँ, वो सब मैंने अचीव कर लिया और अब मैं मुतमईन हूँ। तो फिर ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होगी। लेकिन इस स्टेज तक पहुँचने के लिए उसने कितनी स्टेप्स में नीड्स को अपनी को पूरा किया, तो 1, 2, 3, 4 और 5
यानी कि बेसिक नीड्स उसकी पूरी हुई तो वो सेफ्टी नीड्स पे गया, सेफ्टी नीड्स पूरी हुई तो बिलोंगिंग एंड लव नीड्स पे गया, जिसको हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट कह सकते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट वो अपनी स्टेटस, रेपुटेशन, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेज जो कि स्ट्रीम नीड्स की स्टेज थी वहाँ पे, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे गया। अच्छा, अब ये जो नीड्स हम सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें किसी भी पर्सनैलिटी को कंसिडर करते हुए देखें, या प्रोक्योरमेंट, सप्लाई चेन, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट को फिट करके देखें, तो हमें एक हायरार्की नज़र आएगी कि नीड्स किस तरह से अराइज होती हैं, फिर उनको फुलफ़िल किया जाता है, और जब फुलफ़िल होती हैं तो किस तरह से वो जो यहाँ पर बेसिक जिसको ज़रूरतें थी और वो जिस हालत में था, और वो ये वाली जो स्टेज है, तो दोनों में जो फ़र्क है, यहाँ पे वो एक सेटिस्फाइड पोजीशन के अंदर है, एक स्टेटस के अंदर है, रेप्यूटेबल पर्सनैलिटी है, वो सब कुछ अचीव कर चुका है, और यहाँ पे उसको बेसिक नीड्स पूरी हो रही थी कि जी बस इसको खाना पीना, हवा और इस तरह की चीज़ें पूरी हो रही थी। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है इसको हम कहेंगे कस्टमर सर्विसेज, कि जितनी आपकी नीड्स पूरी होती जाएंगी उतने ही आप सेटिस्फाइड होते जाएंगे। वो एम्प्लॉइज़ जो इस पोजीशन के ऊपर बैठे होते हैं, बेसिक नीड्स जहाँ पे उनकी पूरी हो रही होती हैं, और वो जो कि डायरेक्टर, जीएम और उस लेवल के होंगे जिनकी नीड्स यहाँ पे फुलफ़िल हो रही होती हैं, तो उनकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसको अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब नीड्स फुलफ़िल होती हैं तो उसमें किस तरह की सेटिस्फेक्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये नीड्स की हायरार्की है कि नीड्स फुलफ़िल होने से आप रेपुटेशन वाइज किस तरह से ऊपर जाते हैं। अब रेपुटेशन वाइज जब आप ऊपर जाएंगे तो जो आपकी रिप्यूट बनेगी, जहाँ पे आप एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ और आपकी स्किल्स, आपकी कॉम्पिटेंसी दोनों इक्वली बढ़ते हुए आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज पे ले गए हैं, तो वहाँ पे आपकी रिप्यूट जो है हाईएस्ट लेवल के ऊपर होगी, जैसे कि पिछली वीडियो जो कि रेपो के ऊपर थी उसमें बताया था। तो अब ये नीड्स कैसे फुलफिलेंगी, ये कस्टमर सर्विसेज के थ्रू फुलफिल होंगी, और जो कस्टमर सर्विसेज के थ्रू नीड फुलफिल होंगी उसके रिजल्ट में आप एक रिप्यूटेबल पोजीशन के ऊपर बैठे होंगे, जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ और कॉम्पिटेंसी दोनों हाईएस्ट होंगे, और आप एक गुड रिप्यूट के पर्सन होंगे। तो जब गुड रिप्यूट के पर्सन होंगे तो फिर हमें, जब हम डील करेंगे अपने कस्टमर से, जो कि हमारी वेंडर्स हैं, जो कि हमारे सप्लायर्स हैं, और जो हमारे एंड यूज़र हैं, जिनमें जितने भी लोग शामिल होते हैं जो रिक्वेजिशन देते हैं हमें, तो वो सारे हमारे कस्टमर हैं, इंटरनल कस्टमर और एक्सटर्नल कस्टमर। जब उनकी नीड्स पूरी होंगी जो कि कस्टमर सर्विसेज के थ्रू पूरी होंगी। कस्टमर सर्विसेज क्या कि हमने उनको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करना है, फेवरेबल रिप्लाई करना है, हमने उनको झूठ और सच को बगैर मैनिपुलेशन के जो एक्चुअल पोजीशन है वो बतानी है। तो ये सब चीज़ें जब आप उनको कस्टमर सर्विसेज की इम्प्लीमेंट करते हुए उनसे डील करेंगे, उनसे रिलेशनशिप रखेंगे, तो आपकी रिप्यूट जो है वो बेस्ट रिप्यूट होगी, और बेस्ट रिप्यूट फिर आपको वैल्यू फॉर मनी अचीव करने में मदद देगी। किसी भी प्रोक्योरमेंट की जॉब में या और भी जो जॉब्स होती हैं वहाँ पे कुछ चीज़ों को फोकस किया जाता है कि ये क्वालिटीज़ उनमें होनी चाहिए। तो वो जो गुड क्वालिटीज़ मेंशन की जाती हैं जॉब एडवर्टाइजमेंट में, वो इसीलिए होती हैं कि वो आपकी जॉब, वो जो क्वालिटीज़ हैं वो जॉब के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में अगर आप किसी करप्ट आदमी को रख दें जो पहले किसी पिछली कंपनी से करप्शन करके भागा हो, और आप उसको ले देंगे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में किसी दूसरी कंपनी में, तो वो गुड वैल्यू फॉर मनी को किस तरह से अचीव कर सकेगा। जो मार्केट में सप्लायर होंगे, जो वेंडर्स होंगे उस
एरिया में, वो तो सब लोग जानते होंगे कि ये बंदा जो है ये इस रिप्यूट का मालिक है। प्रोक्योरमेंट सारी की सारी बेस कर रही होती है क्रेडिट के ऊपर। आप जब भी किसी कस्टमर से, अपने वेंडर या सप्लायर